नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि देश ने किस तरीके से टीकाकरण का जो सफर है वो 100 करोड़ का तय किया है। देश के लिए आज 21 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन है। हर कोई, स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, डॉक्टर्स हो, और जो हम कह सकते हैं टीकाकरण के लाभार्थी है, सब ने इसमें योगदान दिया है। और किस तरीके से देश ने 100 करोड़ के टीकाकरण का कवच का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया है, और कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई जारी है उसे हम किस तरीके से पूरा कर रहे हैं और कोरोना से बचाव कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान हैं जिनका हम परिचय कराते हैं। मिथिलेश कुमार जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो टीकाकरण का अभियान है वो झारखंड में चला है। और हमारे साथ डॉक्टर सुयश सिन्हा भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से जो टीकाकरण का आंकड़ा है वो आगे बढ़ा है, और जो 100 करोड़ का आंकड़ा जो आज ऐतिहासिक आंकड़ा हमने छुआ है उसका किस तरीके से जब से ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक जो ये अभियान चला है और लोगों को लगातार जागरूक किया गया है, और टीकाकरण में भारत ने जो स्वदेशी वैक्सीन विकसित की थी उसका किस तरीके से एक इम्पैक्ट रहा है। और दुनिया के सामने भी हमने नजीर पेश किया, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स ने, क्योंकि दुनिया में लगातार ये चर्चा होती थी कि भारत की जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है। वैसे में भारत को टीकाकरण का जो अभियान है उसे हासिल करने में कई वर्षों तक जो है वो समय लगेगा, लेकिन भारत ने इन सारी भ्रांतियों को दूर किया है। और भारत जो लगातार दुनिया को भी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है उसने एक आज ऐतिहासिक पल और यादगार पल जो है उसे हासिल किया है। तो हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि 100 करोड़ के आंकड़े पर हमारे झारखंड में एक एम्स है जो देवघर में है, उनके निदेशक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आइए सुनते हैं देवघर एम्स के निदेशक ने क्या कुछ कहा है इस 100 करोड़ के आंकड़े की उपलब्धि पर। तो लगातार हम चर्चा करेंगे और आपके आगे भी सुनाएंगे कि किस तरीके से ये जो टीकाकरण अभियान है वो आगे बढ़ा है, और लगातार उसमें हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी से हम जानते हैं, मिथिलेश जी किस तरीके से लगता है कि आज जो हमने उपलब्धि हासिल किया है इसमें डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे देश में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हुई वो 18 जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई है। तो उस समय जब शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन जो है 60 प्लस वाले एज ग्रुप को दिया जा रहा था, प्लस 45 प्लस वाले जो इनको कोमॉर्बिड कंडीशन थे उनको देना था, क्योंकि ये क्राउड को कम करने के लिए ऐसा किया गया। एक ही बार यदि हम सभी को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए हम लोगों ने, जो सरकार ने ये फैसला ली कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले ज़्यादा एज ग्रुप जो ज़्यादा एट रिस्क हैं लोग, उनको पहले वैक्सीनेशन का काम उनको शुरू की। फिर धीरे धीरे जो है लोअर एज में आई, फिर 45 बिलो, फिर 18 प्लस में आ गई, और अभी रिसेंटली जो है वो 2 से 18 साल के एज ग्रुप को भी सरकार ने सहमति दी है कि जल्द ही उसका भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे शुरू में क्या था, लोगों को काफ़ी हेजिटेंसी थी, लोग वैक्सीन लेने नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने फ़ोन कर कर के लोगों को बुलाया है कि आप वैक्सीन लीजिए, पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह पास किया हुआ है, ये सभी ट्रायल से पास होके आया है। तो लोगों को पहले डर था कि वैक्सीन, बीच बीच में अफवाह भी लोगों के बीच आ गई थी कि ये वैक्सीन लेने से बहुत तरह की साइड इफेक्ट, लोग मर जाते हैं, बहुत लोग नपुंसकता डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सी भ्रांतियां लोगों के बीच थी पैदा। लेकिन हम लोगों ने शुरुआती दौर में, हमारे जैसे रिम्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ शुरू में 100 का टारगेट में 50-60 ही लोग आ पाते थे वैक्सीन, जबकि हेल्थ केयर वर्कर को देना था शुरुआती दौर में। और लेकिन हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर में भी बहुत कम लोग आ पाते थे। तो धीरे धीरे जो है हम लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, और हम लोग ने फ़ोन करवा के लोगों को बुलाते थे कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने शुरू में वैक्सीन खुद ले लिया है, सब लोग सुरक्षित हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह से सभी लोग, हम लोग ने, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी स्टाफ शुरू से लगे हुए हैं, और इस वैक्सीनेशन के काम में अभी तक जो है काफ़ी लोगों को वैक्सीन, अभी हमारे यहाँ रिम्स की बात करते हैं तो लगभग 50,000 लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया अभी तक। तो इस तरह से काफ़ी योगदान रहा है पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सभी ने काफ़ी मेहनत की।
तो सभी ने एक जो कह सकते हैं मेहनत की है और उसी का ये नतीजा है कि आज देश ने 100 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ है। हमारे साथ डॉक्टर सुयश हैं। सुयश जी, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो लोगों के मन में एक डर था टीकाकरण को लेकर और लोगों के मन में लगातार ये हो रहा था कि टीका इतना जल्दी विकसित नहीं होता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस जो एक कह सकते हैं एक डर था, एक भय था, उसको भी खत्म किया, जल्दी से टीका विकसित किया और ये आज आंकड़ा जो हम कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक आंकड़ा 100 करोड़ एक बड़े देश में इतना जल्दी में ये आंकड़ा छूना लगता है कि ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, आई थिंक मेरे हिसाब से आज पूरा देश बधाई का पात्र है। जो सबने मिलके, चाहे वो नेता हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, सबने मिलके ये अचीव किया है। तो सबसे पहले तो सबको बधाई। दूसरा चीज़ कि हाँ, ऑब्वियसली पहले बहुत तरह की एप्रीहेंशंस थी, लोगों के मन में शंकाएं थी, बट समय रहते उन सब का निवारण किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी इसमें बहुत अहम रोल निभाया, जिन्होंने पहले खुद पे लेके ये प्रूव किया पब्लिक को कि ये बिल्कुल सेफ है और इसको लिया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान जो मीडिया के थ्रू चलाया गया या प्रिंट मीडिया के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर्स या फिर आपके टीवी शोज या न्यूज़ के थ्रू, तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता आई, एक्सेप्टेंस बढ़ा। उसका ये नतीजा है कि आज हम लोगों ने ये 100 करोड़ का आंकड़ा अचीव कर लिया। हमारे साथ डॉक्टर शिखा आनंद भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले अपने हम दर्शकों से परिचय कराते हैं डॉक्टर शिखा का। डॉक्टर शिखा भी रिम्स में है और वो महिलाओं की जो कहते हैं डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और वो बाकायदा लगातार लोगों के मन में टीका को लेकर ये भी भ्रांतियां थी कि जो गर्भवती महिलाएं उन्हें टीका लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उन्हें टीका लेना चाहिए या नहीं चाहिए। इन पहलुओं पर भी हम शिखा से जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां थी उसे डॉक्टरों ने दूर किया, पैरामेडिकल स्टाफ्स ने दूर किया और उसके बाद महिलाओं का भी टीकाकरण उस गति से हो सका। क्या शिखा? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो पूरे विश्व में ही जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें थी उनको टीकाकरण से अलग रखा गया था। हमारे यहाँ मई के एंड में ये पॉसिबल हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को अब टीका लग सकता है, यानी जो औरतें दूध पिलाती हैं वो टीका ले सकती हैं, लेकिन तभी भी प्रेगनेंसी को नहीं बोला गया। जून के अंत तक आते आते गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर प्रेगनेंसी में कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाए तो वो और खतरनाक है, इसलिए उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को अलाउ कर दिया। इसमें हमारी फॉक्सी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्स एंड गायनी का पूरे इंडिया में, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है गवर्नमेंट से अग्री कराने में कि वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी में दिया जाए। इनफैक्ट यूएस और यूके में भी मार्च में अलाउ किया गया प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में देने के लिए। तो लोगों में एक्चुअली बहुत ही, क्योंकि इतने लंबे समय तक इस वर्ग को टीकाकरण से वंचित रखा गया, तो लोगों में बहुत ज्यादा ही डर पैदा हो गया कि अब मतलब जब अलाउ भी कर दिया गया तब भी पीपल बहुत ज्यादा हेजिटेंट थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। इसके लिए हमने एक सर्वे भी किया था, रिम्स में एक स्टडी की थी कि जब अलाउ होने के 2 महीने बाद किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन लेना चाहती हैं कि नहीं। उसमें हमने करीब 300 महिला का इंटरव्यू किया था, जिसमें कि 95% महिला को पता था कि वैक्सीनेशन अलाउ हो चुका है, मिल रहा है, लेकिन उसमें से भी बस 30% महिला ही बोली कि वो वैक्सीनेशन लेंगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो लैक ऑफ डेटा स्टडी नहीं हुई है अभी तक प्रेगनेंसी में, और लोगों को सेफ्टी पे मतलब भरोसा नहीं था, और सबसे ज्यादा वो उस समय इतनी ज्यादा वल्नरेबल भी रहती है, उनको अपने से ज्यादा अपने बच्चे का लगता है कि अगर उनको टीके की वजह से कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो इस वजह से वो एक मेन रीजन था जिसकी वजह से वो लोग टीका नहीं लेना चाहती थी। हमने अपनी स्टडी के दौरान जो महिला नहीं लेना चाहती थी उनको बहुत ज्यादा काउंसिल भी किया, उसमें से कुछ महिला अग्री कर भी गई, जिनको हम लोगों ने रिम्स में ले जाके फिर टीकाकरण कराया। तो मिथिलेश जी, जैसा कि बता रही हैं शिखा, किस तरीके से जो टीकाकरण में आप लोगों ने जिस तरीके से योगदान दिया, और आपके पास लगातार, क्योंकि रिम्स एक बड़ा सेंटर था झारखंड में जहां से टीकाकरण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, तो वैसे में ये जो आंकड़ा आप लोगों ने हासिल किया है, तो अब पैरामेडिकल स्टाफ का हम लोग मानते हैं कि इसमें डायरेक्ट रूप से उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि लगातार वही उनके साथ इंटरेक्ट करते थे और उसके बाद लगातार उन लोगों के साथ उनका संवाद होता था। तो हमको लगता है मोटिवेट करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैरामेडिकल पहले तो लोग मोटिवेट होकर सेंटर तक पहुंचते थे, सेंटर पहुंचने के बाद भी कुछ लोग नहीं लेना चाहते थे, तो हम लोग समझाते थे कि या हमारे जो भी टीम है वहाँ बैठी हुई है पैरामेडिक
और नर्सिंग स्टाफ, तो बताते थे कि नहीं तो पूरी तरह सुरक्षित है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे यहाँ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर का भी बढ़ा है, माने वो रेशियो बढ़ा है टीकाकरण का। शुरू में स्टार्ट होने के काफी दिन बाद आना शुरू हुआ है, मतलब 1 महीने बाद लगभग जो है लोग आ रहे हैं। अब प्रोपोर्शन जो है पहले 1-2 आते थे, अब प्रोपोर्शन काफी बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं जो है इसमें मीडिया का भी योगदान रहा है काफी, कि लोगों को मोटिवेट किया है कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर भी ले सकती हैं, पूरी तरह सुरक्षित है, और जिससे वो लोग भी आ रहे हैं लेने के लिए। और हमारे गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में भी लोग मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे जो एएनसी के लिए लोग आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप यदि टीका नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब टीकाकरण स्टार्ट हो गया है प्रेगनेंसी में भी। तो जैसा डॉक्टर शिखा ने बताई कि मई के एंड में लैक्टेटिंग मदर को पहले स्टार्ट हुआ, फिर उसके 1 महीना बाद जो है प्रेग्नेंट मदर को भी स्टार्ट हो गया। तो चूंकि फर्स्ट कांटेक्ट तो गायनिकोलॉजी विभाग में ही वुमेन्स का होता है, एएनसी के लिए आती है, तो इसीलिए इन लोगों का एक बड़ा योगदान है उसको मोटिवेट करके सेंटर तक पहुंचाने में। तो इन लोगों ने स्टडी भी करके जो भी है क्वेरी करके क्लियर किया है, और इस तरह से इन लोगों का विभाग का भी काफी योगदान है इस तो लगातार टीकाकरण को लेकर एक जागरूकता का जो एक माहौल है वो भी पैदा करने में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे लोगों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐतिहासिक 100 करोड़ को आंकड़े को, तो एम्स के निदेशक झारखंड जो देवघर एम्स है उसके डायरेक्टर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारत सरकार ने टीकाकरण की पद्धति बहुत एक प्लान्ड तरीके से शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जो स्वास्थ्यकर्मी या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनका टीकाकरण किया। उनके टीकाकरण से लोगों में विश्वास जागृत हुआ कि ये टीका इतना नुकसान नहीं करता है, मददगार है। उसके बाद इसकी जो दायरा था वो 65 साल के ऊपर जो बुजुर्ग थे उनके लिए किया गया। फिर 50 साल से ऊपर जो हमारी जनसंख्या जिनको और गंभीर बीमारियां थीं, जैसे शुगर की बीमारी, रक्तचाप की बीमारी, किडनी की बीमारी, उनका टीकाकरण किया गया। और अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने यह बच्चों में भी स्वीकृत कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्व में बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण भारत ने किया है, ये बहुत गर्व की बात है। और विश्व में इसको बहुत सम्मान से देखा जा रहा है कि इतना विशाल देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने इस महामारी का सामना बहुत ही प्लान्ड तरीके से, और इसमें सरकार का योगदान तो है ही है, आम लोगों ने भी इसको समझ के बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अभी हम सुन रहे थे एम्स निदेशक ने क्या कुछ कहा कि ये देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है, और लगातार जो कोरोना टीकाकरण का अभियान है उसको चलाने में हर लेवल पर, हर स्तर पर एक अभियान की तरह चला। इसमें हमारे वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा रोल है कि देश ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया। क्या सीखा? वैज्ञानिक, डॉक्टरों के साथ वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। इतने कम समय में उन लोगों ने वैक्सीन डेवलप किया, और वो भी इंडिया मेड वैक्सीन डेवलप किया, जो कि कॉस्टली, मतलब जो कि कॉस्ट वाइज भी बहुत ही एफिशिएंट था कंपेयर टू जो वैक्सीन बाहर डेवलप हुई थी। और अगर हम बाहर वैक्सीन के भरोसे रहते तो आते आते बहुत समय लग जाता। इतनी जल्दी ये टीकाकरण एक पॉसिबल ही नहीं था कि हम 1 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाते। आप ही देखिए, स्पुतनिक नाम का वैक्सीन को आते आते कितने दिन लग गया। इनफैक्ट अभी भी बहुत कम जगह है जहां वो मिल रहा है, अवेलेबल है। प्लस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब के कारण बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं। और अगर उन लोगों ने समय से वैक्सीन नहीं बनाया होता तो इस महामारी से बचना बहुत मुश्किल था, और हम लोग पता नहीं कितने दिनों तक इस महामारी को उस तरीके से झेलते रहते। क्या सुरेश लगता है कि टीका बनने के बाद लोगों में जो साइकोलॉजिकल डर था कोरोना को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा डर, जब सेकेंड वेव कोरोना का जब सामने आया और देखने को मिला तो लोगों के मन में कोरोना से ज्यादा डर था कि अपने आप को कैसे हम बचाएं। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है टीका आने के बाद वो डर भी खत्म हुआ और लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल
थोड़ा बूस्टअप भी हो गया कि नहीं, कोरोना के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये चूंकि हमारे देश में ही डेवलप हुआ वैक्सीन, लोगों ने इसका सक्सेस भी देखा कि लोग ले रहे हैं और वो बच भी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में एक आत्मविश्वास जगी कि नहीं, ये सेफ है और इसको लेने से हम कोरोना से बच सकते हैं। साथ ही साथ उनको जब वैक्सीन लगा उसके बाद अगर उनको कोविड जिन लोगों को हुआ उनमें सिम्टम्स बहुत कम रहे, तो ये भी एक तरह से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था लोगों के लिए कि हाँ, हमें जाके वैक्सीन लेना होगा और लेना चाहिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही पॉजिटिव रहा, और जिन लोगों ने वैक्सीन लिया तो उनके मन में एक कोरोना के प्रति, ठीक है, जो बिहेवियर्स है उसका पालन निश्चित तौर पर, जिन्होंने टीका ले भी लिया है उनको भी कोविड बिहेवियर का पालन जरूर करना चाहिए, और मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोरोना जब तक खत्म नहीं होता है पूरी तरह से तब तक जो भी एहतियाती कदम है, चाहे वो टीका लेने के बाद भी, उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट बैठे हुए जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड टीकाकरण का जो ये 100 करोड़ का सफर है हमने किस तरीके से तय किया है, उसमें डॉक्टरों की क्या भूमिका रही है, पैरामेडिकल स्टाफ्स की क्या भूमिका, और आम जन भी जो है वो भी लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे थे कि जिन लोगों ने टीका लिया अगर वो दूसरे लोगों को नहीं बताते हैं तो लोगों के मन में एक डर रहता है, ठीक है, उनके आसपास के लोग जब लेते हैं, जब देखते हैं कि उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है तो दूसरे लोग भी साहस करते हैं कि मुझे टीका लेना चाहिए। क्या इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके रिम्स में देखने को मिले कुछ? हाँ, इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि वैक्सीन लेने के बाद, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड नहीं हुआ है, हाँ। तो ऐसा प्रोपोर्शन कम है, लेकिन जिसको भी कोविड वैक्सीन दोनों डोज लेने के बाद यदि हुई है तो डिजीज का सीवियरिटी बहुत कम हो गया है। बहुत लोग होम आइसोलेशन में रह के ही ठीक हो गए हैं, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं के बराबर पड़ी है लोगों को, और मोर्टेलिटी तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस तरह से देख के लोगों ने मोटिवेट हुआ है, लोगों ने, हम अपने आसपास के लोगों को देखे हैं ऐसा कि जो लोग हमारे रिम्स के ही कम से कम 100 डॉक्टर मतलब पीजी स्टूडेंट से लेके और सभी फैकल्टीज मिला के लगभग 100 के आसपास लोगों को कोविड हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, लेकिन किसी को भी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सब घर पे रह के ठीक हो गए। तो इससे बाकी लोगों में भी इससे मोटिवेशन हुआ है। तो निश्चित तौर पर टीकाकरण का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक इम्पैक्ट हुआ कि लोग, दूसरे लोग जो टीका के लिए आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर देखा उन्होंने अपने आसपास में कि इनको टीका लेने के बाद अगर कोविड हुआ है तो उनमें जो डेथ के चांसेस थे वो लगभग नहीं के बराबर थे, तो लोग इससे मोटिवेट हुए, और फिर जिन लोगों के मन में डर था टीका को लेकर वो लोग सामने आए और उन्होंने टीका अपना करवाया। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो झारखंड का एक संथाल का इलाका है, वहां दुमका, और दुमका में देखते हैं कि आज जो हम लोग 100 करोड़ के आंकड़े की बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने इस जो ऐतिहासिक आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लोग वहां के क्या कुछ सोचते हैं। टीके की दूसरी खुराक लेने वाली 40 से अधिक आयु वर्ग की नीलम कुमारी इस ऐतिहासिक उपलब्धि में शामिल होने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, इसमें हम सभी देशवासी दूसरा डोज लेकर के कोरोना को मात दे रहे हैं। 18 से 35 आयु वर्ग के डॉक्टर सपन पत्रलेख ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है उन्हें भी बिना संकोच के टीका लगवाना चाहिए। भारत ने कोरोना टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया। आज भारत अपने 100 करोड़ के लक्ष्य को 100 करोड़ को पार कर रहा है, और 135 करोड़ में से 100 करोड़ तक पहुंच जाना इतने कम समय में बहुत बड़ी बात है। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि इतनी बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण सरकार ने इतनी जल्दी किया। इधर टीका केंद्र पर आए हुए प्रभाकर कुमार, अर्जुन मिस्त्री और अरविंद प्रसाद सहित कई लोगों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड का साक्षी होने पर प्रसन्नता जाहिर की। मुझे बहुत खुशी इस बात के लिए है कि भारत में 100 करोड़ से अधिक लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया है, और जो जानकारी मुझे मिली है ये सही में पूरी दुनिया के लिए एक अलग पहचान भारत ने फिर से अपना बनाया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह उपराजधानी दुमका के लोग भी कोरोना को मात देने के लिए कोरोना रोधी टीके लगाने में पीछे नहीं हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। तो लगातार चाहे वो ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके, लगातार लोगों में टीकाकरण को लेकर जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ा तो लोगों में जोश और विश्वास भी पैदा होता चला गया और लोग लगातार टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने लगे। आज भी हम सिखा, अभी थोड़ी देर पहले मोराबादी के टीकाकरण केंद्र पर थे। कुछ दिन पहले जब हम लगभग 1.5 महीना पहले वहां पर गए थे
तो वो भीड़ नहीं थी, लेकिन आज लगता है लोगों के मन में 100 करोड़ के आंकड़े को लेकर एक उत्साह भी था कि नहीं अब सब तो लगा लिया, अब मैं भी लगा लूंगा। तो आज ऐसे लोग मुझे दिख रहे थे, उसमें कई बुजुर्ग थे, मतलब सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग थे जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया था। तो हमको लगता है आज वो जोश उनमें पैदा हुआ, शायद वो पहुंचे टीकाकरण। हाँ बिल्कुल, और इस टीकाकरण को सेलिब्रेट करने से जो लोग अभी तक घर में बैठे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, उनमें भी ये जोश पैदा होगा और वो जाके टीका लेंगे। और इस मन से मैं सारी प्रेग्नेंट औरतें और गर्भवती महिलाएं और जो ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जो दूध पिला रही हैं, उनको अपील करना चाहूंगी कि भारतीय वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और आप जाके ले सकती हैं। क्योंकि अभी भी हमेशा हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आती हैं वो अभी भी मतलब इसको लेके डाउटफुल रहती हैं और वो जानना चाहती हैं अपने डॉक्टर से कि मतलब लेना है टीका कि नहीं लेना है, हम ले कि नहीं ले, या डिलीवरी के बाद लें या पहले लें। तो बिल्कुल अब अलाउ है, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं प्रेगनेंसी में भी। देखिए, स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में कहा भी जाता है कि लोग ठीक है कहीं से भी घर में सुनते हो, परिवार में सुनते हो, पड़ोसी के पास सुनते हो, कोई भी तरह की चीज सुनते हो, लेकिन डॉक्टर जो होता है ना, उसको जैसे हम कहते हैं कि भगवान का वो रूप है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर की बात लोग मानते हैं। क्या सुरेश आपको लगता है कि डॉक्टर जब किसी चीज को कन्विंस करते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं? आई थिंक किसी भी फील्ड के जो अथॉरिटी हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं, उनके ओपिनियन मैटर करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। सिमिलरली वैक्सीनेशन के बारे में भी जो भी डाउट्स थे या प्री ऑक्यूपेशंस थे लोगों के दिमाग में, उनको क्लियर करने में डॉक्टर्स का या पैरामेडिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नर्सेज ने इस बार बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, चाहे वो पेशेंट्स को ठीक करना हो, चाहे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हो। तो इन सारी चीजों में डेफिनेटली जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन मैटर करते हैं और पेशेंट पे उनका इम्पैक्ट रहता है निश्चित तौर पर। तो पेशेंट्स पर डॉक्टर्स का इम्पैक्ट रहता है और लोगों को जो मोटिवेट करना हो, टीकाकरण के प्रति जागरूक करना हो, उनको टीकाकरण केंद्र तक लाना हो, क्योंकि लोगों के मन में जो झिझक थी उस झिझक को भी दूर करना है। तो वैसे में लगातार डॉक्टरों की ओर से प्रयास हो रहा है। क्या मिथिलेश जी, रिम्स जैसे बड़े सेंटर्स पे लगातार सैकड़ों मरीज रोज आते हैं, वैसे में कितना चैलेंज आप लोगों के सामने था टीकाकरण को लेकर? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते थे जिनको टीकाकरण और उनका ऑपरेशन भी होना है, बहुत तरह की चीजें उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी था, तो कैसे आप लोगों ने उसके साथ? जी, बहुत लोग ये इंक्वायरी करने भी आते थे कि जैसे ऑपरेशन कराना है या ऑपरेशन करवाए हैं तो वैक्सीन ले कि नहीं। बहुत लोग क्वेरी करने आते थे ये डिजीज है, थायराइड है या हाइपरटेंशन है, लेना है कि नहीं। तो हम लोग उनको काउंसिल करते थे कि ये तो शुरुआत में ही आपको लेना था, आप लेट से हैं तो फिर भी अभी ले लीजिए आप। तो ये था लोगों का। और एक और चीज थी कि हमारे पास 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड, जो कि कोवैक्सीन हमारा भारत बायोटेक का बना हुआ इंडिजिनस वैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट विथ कोलैबोरेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड जो है वो बनाई है। तो इसमें बीच में क्या था कि दोनों का ड्यूरेशन सेम था, 28 दिन के इंटरवल पे दूसरा डोज लेना था। बाद में हुआ कि कोविशील्ड को बढ़ा दिया गया, 4 to 6 की जगह 4 वीक की जगह 6 to 8 वीक कर दिया गया। तो तब भी ठीक था, लोगों में ज्यादा कुछ ये नहीं था। लेकिन बाद में चल के उसको 12 से 16 सप्ताह का जो गैप दे दिया गया, तो ज्यादा लोग जो है कोवैक्सीन के पीछे, हमको मैंने दिन भर फोन आते रहता था कोवैक्सीन दिलवा दीजिए। और कोवैक्सीन हमारे पास जो है स्टॉक कम रहता था कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का सफिशिएंट था। तो फिर भी हम उसको फिर मोटिवेट काउंसिल करते थे कि नहीं, दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग साइड इफेक्ट को लेकर भी थे, कोविशील्ड में ज्यादा साइड इफेक्ट है, कोवैक्सीन में कम है। तो इस तरह से बहुत लोगों को काउंसिल करना पड़ता था, नहीं सब सेम है। और इस कारण से भी हमारा सेकेंड डोज जो है, मैंने दोनों डोज वाला, वो चूंकि कोविशील्ड का 3 महीने का जो गैप हो गया, उस वजह से सेकेंड डोज कम हो गया। नहीं तो हो सकता है कि अभी 25% के आसपास जो दोनों डोज लेने वाले लोग हैं, हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा होता, 40% के राउंड भी हो सकता था। तो हमारे शुरू में वैक्सीन सरप्लस था, लोग वैक्सीन लेने वाले कम थे, लेकिन बाद में वैक्सीन हमारे यहाँ एक दिन में 500-600 लोग वैक्सीन लिए। तो बाद में वैक्सीन का थोड़ा बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी 1-2 महीने के लिए। तो इस कारण से ये हमको लगता है कि ड्यूरेशन बढ़ाया गया ताकि ये वैक्सीन का जो आपूर्ति है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन फिर सुनने में आए थे कि फिर वैक्सीन का जो 3 महीना का ड्यूरेशन है वो कम होने वाला है, तो फिर हमारा सेकेंड डोज का ज्यादा से ज्यादा लोग वो बढ़ सकेगा, बढ़ जाएगा। तो लगातार वैक्सीन को लेकर भी लगातार ये कोशिश भी की गई केंद्र सरकार के स्तर पर कि सभी राज्यों को एक रेशियो के तहत
क्योंकि लगातार एक प्लानिंग के तहत पूरे टीकाकरण का अभियान को चलाया गया। पहले जो हमारे जो सबसे ज्यादा कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स थे उनको दिया गया ताकि उनके ऊपर कोविड का इफेक्ट, क्योंकि वो लगातार जो कोविड मरीज थे उनके संपर्क में आते थे, तो वैसे में उनको बचाना सबसे पहले प्राथमिकता थी, तो उस स्तर से ये चलाया गया। उसके बाद हमारे जो सबसे ओल्डर ग्रुप्स थे उनको दिया गया और उसी आधार पर फिर मिडिल एज ग्रुप वाले को और फिर यूथ को टारगेट किया गया। और अब ये कोशिश हो रही है हमारे देश में कि जो हमारे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 18 साल तक के, उनको भी अब टीकाकरण दिया जाएगा और उसका जो प्रक्रिया है वो फाइनल स्टेज यानी आखिरी चरण में है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इस 100 करोड़ के ऐतिहासिक पल पर पाकुड़ के लोगों की सोच और पाकुड़ में किस तरीके से लोगों ने इस टीकाकरण को अंजाम दिया है। पाकुड़ में टीकाकरण के लिए संयुक्त मुहिम ने असर दिखाया है और समाज का हर तबका अब वैक्सीन लेने में रुचि दिखा रहा है। इस कोरोना काल में वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों में आजकल भारी भीड़ उमड़ रही है तथा सभी पात्र लोग कोरोना का टीका लगवाकर दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित और जागरूक कर रहे हैं। जो वैक्सीनेशन का किया है, प्रोसेस किया है, ये सबको लगाना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए हमको वैक्सीनेशन करना है। इसमें सभी लोग को कोविड-19 का वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। हम भी ले चुके हैं, मेरा परिवार भी ले चुका है। मुफ्त टीका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए जिले के युवा भी मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय है जिसे सभी पात्र लोगों को जरूर लगवाना चाहिए। कार्यक्रम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। सभी आदमी को कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें जो वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों के लिए, ये एक तरह से जान बचाने के लिए और अपने सुरक्षित रहते हुए दूसरे को भी सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा सरकार ने एक माध्यम दिया। कोरोना के इस महामारी के रोग से बचने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। टीका अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं ताकि परिवार और समाज को सुरक्षित बनाया जा सके। हम आप सबों से विनती करती हूँ कि सभी नागरिक वैक्सीन लें ताकि जो कोविड खतरनाक बीमारी है उससे हम अपने आप को बचा सके। पाकुड़ जिले में टीका अभियान की सफलता की मुख्य वजह सामूहिकता की ताकत रही है, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से हमारे अपने लोग, कितने लोग चले गए जिन्होंने नेग्लिजेंसी की, जिन्होंने ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंसी की, वो लोग बच नहीं पाए। जिन लोगों ने इस पे समय पे एक्शन लिया, जिन लोगों ने समय पे इलाज कराया अच्छा से, वो लोग सभी लोग बचे हमारे। फिलहाल पाकुड़ कोरोना की जकड़न से लगभग आजाद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब कोविड का सिर्फ एक एक्टिव केस शेष है, जो टीकाकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है। पाकुड़ से तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण को लेकर अब जो कहते हैं जागरूकता वो लगभग पहुंच चुकी है और लोग टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारत ने सबों के लिए वैक्सीन बनाई है, स्वदेशी वैक्सीन डेवलप की है और अब जो बच्चे ग्रुप जिनकी बात की जा रही थी कि तीसरी जो वेव, अगर संभावित तीसरी वेव की जो बात हो रही थी कि अगर तीसरी वेव आती है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा, अब उनके लिए भी भारत में लगभग वैक्सीन तैयार हो चुकी है और कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है और लोगों को लगाने की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में आज जब ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार करता है तो ऐसे में शिखा से हम जानते हैं कि किस तरीके से लोगों के मन में अब बच्चों को वैक्सीन लगाने में मेरे ख्याल से कोई संकोच नहीं होगी। हाँ, संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने देख लिया वैक्सीन आर इफेक्टिव हैं और सेकेंड वेव में तो इसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया क्योंकि मोर्टेलिटी रेट को बहुत ही कम कर देता है वैक्सीन। तो इसीलिए और उसी समय भी बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो पूछते थे कि हम बच्चों को कैसे दिलवा सकें, क्योंकि सेकेंड वेव जब एंड पे था तो बहुत सारे बच्चे भी इफेक्ट होने लगे थे क्योंकि फर्स्ट वेव में तो फिर भी बच्चे बहुत रेजिस्टेंट थे, इम्यून थे, बट सेकेंड वेव में बहुत सारे बच्चों के केसेस बढ़ गए। तो इसीलिए जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अब लोगों का विश्वास भी बढ़ा है इतने दिन से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस देख के। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें भी भारत सही में नंबर 1 रहेगा। हाँ, बच्चों को वैक्सीनेट करने में। तो बच्चों को वैक्सीनेट
करने में भारत भी नंबर 1 रहेगा, शिखा की ये उम्मीद है। निश्चित तौर पर शिखा की ये उम्मीद भी पूरी है और जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपना योगदान दिया है, पैरामेडिकल स्टाफ्स में अपना योगदान दिया है, तो निश्चित तौर पर उसका एक इम्पैक्ट भी होगा और लोग लगातार जागरूक भी हो रहे हैं। सो ये अब स्कूल भी खुल गए हैं, दूसरी तरह की भी चीजों खुल गए हैं, तो वैसे में उनका जो एक कह सकते हैं कि मानसिक विकास जिस लेवल का होना चाहिए, निश्चित तौर पर वो प्रभावित भी हुआ होगा। बिल्कुल, मानसिक विकास बच्चों का, उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है कोरोना के इस टाइम में। टीचर्स के लिए भी कंप्यूटर पे पढ़ाना और बच्चों के लिए कंप्यूटर का स्क्रीन देख के दिन भर पढ़ते रहना बहुत ही टैक्सिंग रहा है उनके लिए। तो अब डेफिनेटली वो आगे देख रहे हैं कि वैक्सीन जल्दी आए ताकि बच्चे वैक्सीनेट हों। दूसरी चीज, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो बच्चे वहां जा रहे हैं। कई बार रिस्क ये रहता है कि आपस में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए और उससे फिर से वो इन्फेक्शन वो घर लेके आए और फिर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। तो डेफिनेटली अगर वैक्सीनेशन बच्चों के लिए जल्दी से उपलब्ध हो जाती है तो स्कूल्स कॉलेजेस को खोलना ही चाहिए और बच्चों को उनसे इम्यूनिटी देके आगे लाइफ को बढ़ाना है। हम लोगों को होल्ड बैक नहीं करना है और जितना नेचुरली हम लोग पहले लिव कर अपना जीवन जी रहे थे, ठीक उसी तरह से फिर से जीने की कोशिश करनी है। तो अगर बच्चे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल हमको लगता है इफेक्ट माँ बाप पे भी पड़ेगा कि हमारी तरह हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये चीज को हमको लगता है कि और ज्यादा प्रमोट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, आई थिंक बच्चों के वैक्सीनेशन को भी हम लोगों को प्रमोट करना होगा आने वाले समय में। पेरेंट्स को और इवन बच्चों को इस चीज से के लिए जागरूक करना पड़ेगा कि ये कितना जरूरी है उनके लिए और इससे वो कैसे खुद को और अपने आसपास के दूसरे बच्चों को और समाज को सेफ रख सकते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। ठीक उसी तरह अगर बच्चे हमारे सेफ नहीं रहेंगे तो पूरा समाज या स्कूल या कॉलेजेस सेफ नहीं हो सकते हैं। तो जब भी वैक्सीन आए तो डेफिनेटली सबको आगे बढ़ चढ़ के बच्चों को वैक्सीनेट कराइए और सबको सेफ बनाइए। तो जो भी बच गए हैं, बच्चे तो अभी उनका नहीं हुआ है, लेकिन बुजुर्ग और मिडिल एज ग्रुप में भी जो लोग भी बच गए हैं, चाहे यूथ भी बच गए, तो निश्चित तौर पर वो अपनी बारी आने पर अपना टीकाकरण जरूर कराएं। और हम जानते हैं क्योंकि बच्चों की अभी हम बात कर रहे हैं तो रिम्स में किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि प्लानिंग निश्चित तौर पर चल रही होगी कि बच्चों का टीकाकरण अगर होगा तो किस तरीके से रिम्स में वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद जिले भर के अस्पतालों में और पूरे राज्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जी, बच्चों के लिए जो वैक्सीन अप्रूव हुई है गवर्नमेंट के द्वारा वो कोवैक्सीन है जी। तो कोवैक्सीन ऑलरेडी अभी हमारे यहाँ चल रहा है, कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों। तो जैसे कि 2 से 18 साल के बच्चे लोग आएंगे तो उनके लिए हम लोग ने सोचा है कि एक सेपरेट रूम रखेंगे जो कोवैक्सीन का होगा, जो बच्चों के लिए ही वैक्सीनेशन का उसमें करवाया जाएगा, केवल बच्चे का 2 से 18 एज ग्रुप को। और दूसरे रूम में हम लोग कोविशील्ड या अदर जो भी है रेस्ट ऑफ द लोग के लिए दूसरे में। तो इस तरह से हम लोगों ने इंतजाम सोच रखा है कि जब भी वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो उसके लिए अलग से हम लोग, ताकि उसके चूंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स भी आएंगे तो उनके लिए अलग से, ताकि बच्चे तो 10 साल के ऊपर वाले बच्चे तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं हो लेने में, लेकिन 10 से नीचे वाले में हो सकता है कि उनको वैक्सीन देने में परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि बच्चे का तो इम्यूनाइजेशन का तो उनका चलता ही रहता है डोज। हाँ वही, मतलब उसको पकड़ना पड़ेगा। बच्चे जल्दी लेना नहीं चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना हो सकता है बच्चे को वैक्सीनेट करने में। तो लेकिन फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सब वैक्सीनेट हो जाएं सभी बच्चे। और ये अच्छी बात है कि जब हो सकता है कि सभी बच्चे वैक्सीनेट हो जाए तो हमारा जो है पूरी कम्युनिटी इम्यूनाइज हो जाए और इस तरह से जो है इन्फेक्शन का चांस 0 हो जाएगा इन फ्यूचर। तो उसके बारे में तो कहा भी जा रहा है कि अगर इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी आबादी में डेवलप हो जाता है तो सीखा, तो अगर हर्ड इम्यूनिटी वाली स्थिति अगर अभी भी कहा जा रहा है कि वो अब डेवलप होने की स्थिति में, क्योंकि जब हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 70% जो ऑलमोस्ट, क्योंकि कई लोग हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों में कोविड हो भी चुके हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनके बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे में अब जब इस तरीके से बच्चों के वैक्सीन की बात होती है और जिस तरीके से रिसर्च लगातार सीखा, आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं से भी बात की टीकाकरण को लेकर, अपने एक तरीके से उसे रिसर्च भी हम लोग कहते हैं कि ठीक है आपने एक सर्वे किया लेकिन वो एक रिसर्च का ही फॉर्म था। तो किस तरीके से लगता है कि लोगों के मन में कोविड को लेकर एक डर था और टीकाकरण के आने के बाद वो डर दूर हुआ है? हमने जो रिसर्च किया था उसमें हमने लोगों से ये जाना था कि उनको
कहाँ से पता चल रहा है। हाँ। और हम ये देखने की भी कोशिश किए थे कि जिन लोगों ने एक्सेप्टेंस रेट दिखाया है कि जो लेना चाहते हैं वो कहाँ से काउंसिल हुए हैं, तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का काउंसलिंग सबसे अच्छा पाया गया था कि जो लोग भी हेल्थ केयर वर्कर्स से काउंसलिंग हुए थे वो लोग ज्यादा विलिंग थे वैक्सीन एक्सेप्ट करने में। दूसरा फैक्टर जो था वो मीडिया था, जो लोग मीडिया से भी हुए थे वो मतलब सेकेंड मीडिया था आफ्टर हेल्थ पर्सनल। उसमें जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था कि जो लोग मिसकंसेप्शन या फिर जो मतलब सुनी सुनाई बातों से हो रहे थे उनमें थोड़ा हेजिटेंसी रेट ज्यादा था। तो इसलिए डॉक्टर्स का बहुत रोल था कि आप इनको काउंसिल करें, जैसे एंटीनेटल के समय काउंसिल करें या जो भी आ रहे हैं उनको एक बार वैक्सीन के लिए भी काउंसिल करें ताकि हमें हर्ड इम्यूनिटी बनानी थी। और बच्चों में भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जब वैक्सीन आएगी तो वो लेना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चे वैसे भी सेफ्टी मेजर्स, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो उतना सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो करते हैं, ना वो मास्क उतनी टाइम लगा सकते हैं, ना वो बार बार हाथों को धोना या सैनिटाइज करना या प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए तो एकमात्र प्रोटेक्टिव सोर्स वैक्सीन है। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स को जैसे ही भारत सरकार वैक्सीन को अलाउ करती है तो वो जरूर लेना चाहिए। तो बच्चों के लिए अगर वैक्सीन की मंजूरी मिलती है तो जरूर निश्चित तौर पर उनको बिना देरी किए हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कोडरमा की तस्वीर कि कोडरमा में किस तरीके से जो ये 100 करोड़ का सफर आज देश ने तय किया है, उसमें कोडरमा जो झुमड़ी तिलैया के नाम से फेमस है और विविध भारती पर यह गानों वाला शहर के नाम से फेमस हुआ करता था, वहां के लोगों की क्या सोच है, आइए सुनते हैं। कोडरमा में कोरोना रोधी वैक्सीन को लेकर जबरदस्त जागरूकता देखी जा रही है और जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर सभी पात्र लोग कतारबद्ध होकर टीका लगवा रहे हैं। इंजेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, इसे तो लेना बहुत अनिवार्य है, इन्हें आके लेना चाहिए। इसमें कोई मतलब डर तो है ही नहीं, कोई तरह का प्रॉब्लम ही नहीं होता है, तो आके आराम से उन्हें लेना चाहिए। निःशुल्क टीकाकरण अभियान के लिए सभी लाभार्थी केंद्र सरकार की जमकर सराहना भी कर रहे हैं, साथ ही लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं ताकि देश को कोरोना से मुक्ति मिल सके। हाँ, वैक्सीनेशन का ही प्रभाव है और जितनी तेजी से यहाँ वैक्सीनेशन लगाया गया है देश में, उसका ही प्रभाव है। तीसरी लहर के आने की संभावना अब नहीं लग रही है। 100 करोड़ की आबादी के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ बचे हैं जिन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। सबसे पहले तीसरी लहर को रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, इसी में तीसरी लहर रुक सकता है। कोडरमा जिले में सामूहिक प्रयास से अब तक तकरीबन 5 लाख लोगों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा चुका है और यह संख्या हर रोज बढ़ रही है। अभी तक फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों मिलाकर लगभग 4,80,000 लोगों को वैक्सीनेशन हम लोग दे चुके हैं, जिसमें से 1,23,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना जल्द हो वैक्सीनेट कर सकें। कोडरमा में आधी से ज्यादा आबादी टीकाकरण से आच्छादित हो चुकी है और यही कारण है जिला में अब कोरोना का ना तो कोई एक्टिव केस है और ना ही कोई संक्रमित मरीज है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। तो मिथिलेश जी सुन रहे थे किस तरह से कोडरमा जैसे शहर में भी आधी आबादी का टीकाकरण हो गया और आपके राज्य में सबसे अच्छा परफॉर्मर भी कोडरमा जिला ही है जहां पे सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। रांची में खैर हमको लगता है कि ये जो आपने मोबाइल वैन की शुरुआत की थी आप लोगों ने टीकाकरण का, इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। लोगों को जहां भी दिक्कत हो रही थी, ऐसा टीका नहीं मिला तो उनके घरों तक अगर पहुंच गया तो लोगों ने फिर आसानी से लिया। तो हमको लगता है कि सरकारी इंतजाम, चाहे वो मुफ्त टीकाकरण देने की बात हो या इस तरह के इंतजाम, वैक्सीनेशन, घर घर तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का इंतजाम, इसके जरिए भी हमको लगता है टीकाकरण को रफ्तार मिली है। जी, काफी रफ्तार मिली है क्योंकि शुरू में वैक्सीनेशन सेंटर कम थे। फिर बाद में जब 18 से प्लस वाले को देना शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी सेंटर बढ़ाए गए। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, तो उनका ही ये पूरा नोडल ऑफिसर होते हैं, ये वैक्सीनेशन के कोविड के हैं। तो उन्होंने ये डिफरेंट मतलब रांची डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ब्लॉक में, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे सेंटर बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी
यदि कोई चाहता है कि जैसे कोई अपार्टमेंट है बहुत बड़ा और वहाँ पर यदि 20 या उससे ज़्यादा लोग कलेक्ट हो जाते हैं तो वो उनको बात करके वो बुला सकते हैं। तो ऐसा प्रोविजन था और ऐसा हमारे अपने सोसाइटी में भी, जैसे खलगांव में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे वैक्सीनेशन की व्हीकल आती थी और वहाँ लोग वैक्सीन लेके वहाँ जाते थे। तो इस तरह से काफ़ी वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा है मोबाइल वैन का। और ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है ये मोबाइल वैन भी। और सेंटर तो अभी नया मुझे लगता है कि नहीं बढ़ा है, जो सेंटर है ऑलरेडी, लेकिन मोबाइल वैन जितना ज़्यादा है बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा भी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का वैक्सीनेशन हो पाया है। सुरेश जी, एक चीज़ थोड़ा हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीकाकरण तरह के अभियान चलते हैं, बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, लेकिन कोविड का टीकाकरण अभियान जो था एक तरीके से पूरी तरीके से मुफ्त चलाया गया, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से लगातार मुफ्त चलाया गया। तो हमको लगता है कि इस आंकड़े तक पहुंचने में इसका भी एक बड़ा रोल है कि सरकार ने मुफ्त टीका कर दिया, नहीं तो शायद अगर ये कुछ पेड करके किया जाता या कुछ इस तरह से रहता तो शायद इस तरह का लक्ष्य हासिल नहीं होता। बिल्कुल, मुफ्त होने की वजह से हर इंसान तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा सका। गरीब से गरीब इंसान भी पैसे की वजह से इस चीज से वंचित ना रहे, ये दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही ने सुनिश्चित किया। और इस वजह से आज हम लोगों ने 100 करोड़ का आंकड़ा टच करा जी। क्या सीखा? लगता है कि इस तरह का एक इम्पैक्ट भी होता है कि ठीक है मुफ्त में वैक्सीन मिल रहा है, जो जरूरतमंद है, गरीब है, ठीक है, जिनके पास पैसे है वो तो स्पुतनिक लेकर ठीक है इंतजार करते रहे। वो कई लोग हमको ऐसे भी मिले जो 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक इंतजार करते रहे कि नहीं हम स्पुतनिक आएगा तो हम वैक्सीन लेंगे। तो गरीबों के सामने ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, गरीबों के मन में था कि अगर उनको इजीली मिल जाएगा तो वो ले लेंगे। तो शायद इस पहल का भी असर हुआ कि सब लोगों तक टीका पहुंच पा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। स्टार्टिंग में जब कोविड वैक्सीन पैसे के साथ लोगों को पे करना पड़ रहा था, तो इसलिए मतलब अगर ये मुफ्त नहीं होता तो 100 करोड़ का आंकड़ा भारत जैसे देश में टच कर पाना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं, इस रफ्तार में हमने किसी भी चीज को नहीं अचीव किया है। और इतना वैक्सीनेशन मतलब किसी भी वैक्सीन का, क्योंकि इससे पहले भी स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आया था, बट इस रफ्तार में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी कोशिश थी कि इसको मुफ्त और बहुत इजीली अवेलेबल कराया गया, जैसे कि मोबाइल वैन के थ्रू, या फिर जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर भी अपने से ढूंढ के टीकाकरण से पहुंच जा रहे थे। लेकिन गांव के लोग अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि हमें कैसे, मतलब मुझे टीका मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वहां जब इस तरह का कोई वैन पहुंचता है तब वो लोग टीका लेते हैं। हाँ, वो भी वो हर दिन नहीं पहुंचता, कभी कभी पहुंचता है। तो मतलब अब ना जरूरत ये है कि गाँव में टीकाकरण को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, बड़ा तेज किया जाए। क्योंकि अगर एक भी कम्युनिटी बचा रह गया तो थर्ड वेव में वो लोग अफेक्ट होंगे और उससे फिर और इन्फेक्शन, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो इसीलिए मतलब वी हैव टू वैक्सीनेट ईच एंड एवरीवन। तो लगातार ये कोशिश भी हो रही है सरकार के स्तर पर कि कोई भी नागरिक देश का है वो टीका से वंचित ना हो, और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जबकि हम अगर बात करते हैं भारत की, जो कि हमेशा चर्चा होती थी कि जो दुनिया की आबादी है उसके सामने भारत की आबादी बहुत ही ज्यादा आबादी है और यहाँ पर लोगों को टीका करने में कई वर्षों तक का समय लगेगा। लेकिन भारत ने इन सारी भ्रांतियों को दूर किया और भारत ने लगभग साल भर में 100 करोड़ लोगों को टीका दिया है। तो ये एक भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जबकि बहुत ऐसे देश हैं, चाहे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर मात्र टीकाकरण 2 से 3% तक हुआ है। सिका हाँ बिल्कुल, और ये हम लोगों को, भारत के नागरिकों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की बात सुना, अपने गवर्नमेंट की बात सुना, अपने चीफ मिनिस्टर की बात सुना और टीकाकरण केंद्र पे पहुंचे और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की बात सुना। तो इतनी समझ है लोगों में, इसलिए ये आंकड़ा भी आसानी से हम लोग पहुंच पाए और जल्द ही ये कोशिश हो रही है कि पूरी आबादी का टीकाकरण किया जाए। आपको हम दिखाते हैं एक झलक जमशेदपुर की, कि जमशेदपुर के लोग क्या सोचते हैं, जो हमने ऐतिहासिक आंकड़ा आज हासिल किया है। खतरनाक कोरोना वायरस को मात देने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र लोग हर रोज टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। और हमारे
बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है, तो ये तो सबसे बड़े गर्व की बात है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके अच्छे पहल की वजह से आज हम लोग कोरोना का टीका सबको दे पा रहे हैं। जिले में टीकाकरण अभियान को लेकर समाज का हर तबका बेहद जागरूक दिख रहा है और वैक्सीन लगवाकर सभी जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और वैक्सीन आज हमारे देश में बड़ी खुशी की बात है कि 100 करोड़ आदमियों को वैक्सीन हो चुका होगा या हो रहा है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में ANM और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। करोड़ पूरा हो रहा है, इतना बड़ा आबादी में इतना हो गया वैक्सीनेशन, तो अब तो बच्चे लोगों का भी टीका आ गया है। अब 100% हो जाएगा, कुछ दिन में हम लोग कोविड फ्री हो जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला में टीकाकरण अभियान तथा सामूहिक प्रयास से कोरोना मामलों पर ब्रेक लगता दिख रहा है और सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे हैं। जमशेदपुर से उसी का चेहरे पे खुशी एक साफ झलकती है, चाहे वो कहीं भी हो लोग, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, डॉक्टर्स हो, सबके मन में ये खुशी है कि देश ने एक जो है ऐतिहासिक पल हासिल किया है। टीकाकरण का जो अभियान है वो देश में सक्सेस हो रहा है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की थी उसके दम पर हम कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो जीतने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। और सेकेंड वेव किसको नहीं याद है? हाँ। सेकेंड वेव में जिस तरीके से शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन और जो त्राही हमने देखा है, तो उसके बाद ये खुशी सही में सेलिब्रेट करने लायक है। और जितनी जल्दी टीकाकरण और बढ़ेगा और पूरी कम्युनिटी पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा, उतनी जल्दी हम मास्क फ्री होने के कगार पे रहेंगे। मास्क फ्री क्या, बहुत आदमी लोग क्या कहते हैं उसको कि जो पब्लिक है वो मानसिक तौर पे भी मास्क को लेकर बड़ा डरा रहता है और लोगों के मन में अब ये भी डर पैदा होने लगा है कि लगातार मास्क लगाएंगे तो पता नहीं मुझे कौन सा बीमारी हो जाएगा। क्या बताइए, बहुत आपके पास मरीज पहुंच रहे हैं ऐसे सुया जी? बहुत सारे पोस्ट सेकेंड वेव के बाद तो काफी सारे मरीज आए जो कि हमेशा लगातार सांस में तकलीफ है, धड़कन का बढ़ जाना, ये सारे कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। बट एक चीज जो अभी हम कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, बट साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी खुलने वाले हैं जी। स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, मॉल्स ऑफिसेज भी खुल रहे हैं। तो अभी हम लोगों को जो भी प्रोटोकॉल्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, हम लोगों को उसको कुछ दिन और संयम के साथ फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग भी बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग, और अगर कोई लक्षण है तो तुरंत आइसोलेशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों का पब्लिक को भी ध्यान रखना है और हमारे अथॉरिटीज को भी ध्यान रखना है ताकि हम थर्ड वेव से एक्चुअली बच सकें, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने बहुत क्रूशियल होंगे इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्या मित्रे जी? ये बहुत अच्छी बात है और बधाई के पात्र है पूरा इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि वैक्सीनेशन को 100 करोड़ के आंकड़ा को पार कर गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो मास्क की बात जो कर रहे हैं, तो ये मास्क हमको, जैसे हम घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहनना चाहिए, चाहे कोविड हो या ना हो, क्योंकि विकसित देशों की बात करेंगे तो वहाँ लोग का एक रूटीन है कि घर से बाहर निकले तो मास्क पहन ले, बिफोर कोविड ऑल्सो। तो मास्क पहनने से क्या हुआ, कोविड के चलते जो कोविड ने एक लोगों का जो बिहेवियर में चेंज कर दिया, वो एक अच्छी बात लाई है कि इसके चलते जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो संक्रामक बीमारी है, उसके काफी कमी हुई है इस मास्क पहनने से। तो मास्क से जैसे कि डस्ट, बाहर में डस्ट है, धुआं है, इस सब से भी आदमी को कम उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो मास्क पहनने से कोविड के अलावा दूसरे बीमारी से भी काफी बचाव हो रहा है। इसीलिए ऐसा ना हो कि कोविड खत्म हो गया अब मास्क की जरूरत नहीं है। तो जैसे भीड़ भाड़ जगहों पे जाएं या बाहर निकलें तो मास्क का सेवन एक हैबिट में लाना चाहिए आदमी को। घर में हैं, अकेले हैं, ऑफिस में हैं, मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल यही तो था ना कि हम लोग ऑफिस में कंटिन्यूअस बैठते थे, सुबह से लेके 10 से लेके शाम 6 बजे, विदाउट मास्क हम लोग बैठते ही नहीं है। तो इन सब जगहों पे अब मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत
बिल्कुल ऑफिस में अकेले बैठे हुए हैं तो मास्क की कोई जरूरत नहीं है, या घर में है, ऑफिस में है तो मास्क की आवश्यकता नहीं। यदि आपके ऑफिस में 4 आदमी आ गए आपसे बात करने तो आप उस समय मास्क का प्रयोग कीजिए, फिर चले गए तो फिर जरूरत नहीं है मास्क पहनने की। और एक और चीज की, जहाँ भी है रूम को वेंटिलेटेड रखें तो बेटर है, ताकि वो जो भी एयर में वायरस है वो ये डिस्पर्स कर जाए, हट जाए वहां से, उस एरिया से। तो मास्क हम मेरे ख्याल से तो लोगों के हैबिट में शामिल हो जाना चाहिए इवन आफ्टर कोविड। तो मतलब मान लिया जाए कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और हमसे बहुत कुछ एक कहते हैं लेसन भी हमको कोविड ने दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उसी का एक इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर भी अग्रसर हो रहा है। उस पर हम चर्चा करेंगे और जो हमारा आखिरी सेगमेंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है, और उसी का आज नतीजा है कि हमने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की और बहुत ही जल्द हमने 100 करोड़ के आंकड़े को भी छुआ है। लेकिन गिरिडीह के लोग भी क्या कुछ सोच रहे हैं आज 100 करोड़ की इस उपलब्धि पर, जरा वहां भी नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गिरिडीह के आम और खास लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया है। कोरोना रोधी टीका लगवाने वाले लोगों ने उन लोगों से टीका लगाने की अपील की है जो अभी तक टीका नहीं लिए हैं। अभी मैं पहला डोज दिया हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना गिरिडीह वासी हो, जितना भी है, वो अपना डोज आके लें, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट किसी तरह कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग वैक्सीन का 2nd डोज हम ले लिए हैं, अभी तक कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीन लेना चाहिए सभी को और वैक्सीन लेना बहुत फायदेमंद है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी नहीं लिया है वो आके कृपया ले लें ताकि कोरोना से हम भी लड़ सकें। बस यही बोलना चाहती हूँ। गिरिडीह की पुष्पा शक्ति टीके की दोनों डोज ले चुकी हैं। वो कहती हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पुष्पलता वर्णवाल का भी कहना है कि कोरोना से जंग में टीका सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से घर घर जाकर लोगों को अवेयर करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि कोरोना महामारी में कैसे सुरक्षित होंगे। मैं वैक्सीन ली हूँ और भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोरोना वाला वैक्सीन लें। युवा भी टीका लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ युवाओं ने बताया कि कोरोना रोधी टीका लगवाने के बाद बुखार आता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे हित में है। 2nd डोज है और मैं बोलना चाहूँगी कि सबको वैक्सीन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग अवेयर नहीं होंगे फिर बाकी लोग कैसे लेंगे। मैंने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली। वैक्सीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही किसी तरह का डर है। सभी को वैक्सीन लें और अपनी जान बचाएं। मैंने कोरोना का दोनों वैक्सीन ले चुका हूं और वैक्सीन सुरक्षित है, हर आदमी को लेना चाहिए। मैंने वैक्सीन ले लिया है, सभी लोगों से आग्रह कि वो वैक्सीन ले, डरे ना। आज मेरा दूसरा डोज है, इससे लोग डरे ना और वैक्सीन सुरक्षित है और हम तो कहना चाहेंगे वैक्सीन जरूर से जरूर लें। भारत के टीकाकरण अभियान की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है और अब देश एक और कीर्तिमान बना रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। तो लगातार लोगों के चेहरे पे मुस्कान और एक विजयी का जो भाव है वो भी देखने को, जिन लोगों ने टीका ले लिया उनके जो चेहरों की मुस्कान है, उनके जो चेहरों की आव भाव है, वो भी एक तरीके से बड़ा खुशनुमा नजर आता है। और देश ने आज एक इतिहास रचा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये इतिहास इस बात का भी गवाह बन रहा है कि भारत अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दूसरी वेव में जिस तरीके का क्राइसिस देखने को मिला था, उसके बाद हमने टीकाकरण में जिस तरीके का एक इतिहास रचा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने उससे मुकाबला किया है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्रांति स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई है और आने वाले दिनों में इसकी झलक और भी देखने को मिलेगी। क्या सीखा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना विकास देश में पिछले 70 सालों में होना चाहिए था, निश्चित तौर पर वो नहीं हुआ है, लेकिन अब लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उस क्षेत्र को भी तवज्जो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और कोरोना महामारी ने इसकी नीड सबको समझा दी है कि स्वास्थ्य में के क्षेत्र में विकास करना कितना जरूरी है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत आगे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी तरह विकास करता रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट प्रॉपरली इन्वेस्ट करे ताकि इसी तरह हम नए नए वैक्सीन, नए नए किट्स जिससे डायग्नोसिस सस्ती हो सके, वो सब का यहीं पे खुद से ही इन्वेंशन कर सकें।
क्योंकि जब कोरोना आया तो हमारे पास उसके जांच का भी किट नहीं था, लेकिन बाद में जैसे पीपीई किट की बात हो रही थी या दूसरी तरह की चीजों की बात, तो आपदा ने हम लोगों को अवसर का रूप दिया और हम लोगों ने सब कुछ बनाया अपना। बिल्कुल, और रैपिड किट टेस्ट जिससे हमने किया और सस्ती किट हमने तैयार की जिससे जांच हो सके, इतनी बड़े पैमाने पे जांच हो सके, तो वो सब हमें ये आपदा ने ये सिखा दिया। क्या सुरेश जी? जी बिल्कुल, आई थिंक हम लोगों ने ये भी सीखा कि हम लोग जरूरत पड़ने पर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूरे देश के रूप में हम लोगों ने सीखा है और आई थिंक इसको कैपिटलाइज करके इस ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या मिथिलेश जी, कैसे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं हम लोग? और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए अभी जो हमारा जो हेल्थ पे बजट है वो गवर्नमेंट को उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो जैसा कि शिखा ने बताया कि जो भी नया इन्वेंशन होना है या जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो अपने यहाँ ही हम लोग ने उसको ये करें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ सिस्टम है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मैन पावर को बढ़ाने की जरूरत है कि अभी हमारा शॉर्टेज बहुत है डॉक्टर्स का और नर्सिंग स्टाफ का, सभी जगह पूरे झारखंड की हम अपने बात करेंगे तो खास के जो नक्सल अफेक्टेड एरिया जो कहते हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। इवन की जो नक्सल अफेक्टेड नहीं है वहाँ भी काफ़ी कमी है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और इस पर ज़्यादा, क्योंकि नया नया मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं तो वहाँ पे भी अभी हमारे फैकल्टीज की कमी है, जिसके कारण बीच में हुआ था कि 1-2 साल के लिए एडमिशन ही बंद हो गया। तो लगातार इन चीजों पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम जब बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा तो उस दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहा है। और टीकाकरण की गति को जिस तरीके से देश में अंजाम दिया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है, उसका एक सकारात्मक असर भी लोगों के मन में देखने को मिला है और लोग लगातार उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। लगातार जैसे कोरोना का जब समय चल रहा था सिखा, तो लगातार ये कोशिश हो रही थी कि भारत एक विश्व गुरु की छवि, और जो हम कहते हैं ना कि भारत हमेशा से ये रहा है कि सेवा परमो धर्म, इसकी झलक भी भारत ने पेश की और टीकाकरण के दौर में भी भारत ने इस झलक को पेश की है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि इससे भारत की छवि दुनिया में और भी मजबूत हुई है? बिल्कुल, जब हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, इनिशियली जब हमारा मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रहा था, कोविड का मेडिसिन, तो भी इससे बहुत ही मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत को अब सम्मान की नजर से देखा जाता है। और एक हेल्पफुल हैंड दिखाया भारत ने अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करके, पहले इंडिजिनस बना के सस्ती किट एक्सपोर्ट करके। तो ये एक मतलब एक वर्ल्ड पावर की तरह भारत इस कोविड के दौर में उभर कर आया है सामने। एक फाइनल कमेंट सीखा कि किस तरीके से आज भी जब 100 करोड़ का आंकड़ा भारत छू रहा था तो प्रधानमंत्री सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल चले गए और वहां पे उन्होंने सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स का अभिनंदन किया। तो इससे कितना मोटिवेशन मिलता है कि पीएम आपके बीच आ जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था पीएम का कि इस तरीके से, और इस तरीके से डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेस, स्टाफ सब बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि मतलब, और लगता है कि हाँ हमारे पीएम जो है हमारे साथ हैं हर और पूरे इनफैक्ट पूरे कोविड के दौरान ही उनका आके टीवी पे सबको संबोधित करना और टाइम पे सारे को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सब कोविड प्रोटोकॉल समझाना, ये बहुत ही काम किया और तभी पॉसिबल हो पाया कि इतना बड़ा देश बस उनकी एक बात पे लॉकडाउन को मान लिया और सबने लॉकडाउन का पालन किया। तो ये पूरे भारतवासी का अपने प्रधानमंत्री की तरफ समर्पण दिखाता है कि हम उनके बात मान के इतने दिन तक लॉकडाउन भी में किया हम लोगों ने। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से जो ये टीकाकरण का 100 करोड़ का सफर है उसको देश ने तय किया है और लगातार भारत एक नया कीर्तिमान बना रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक घर के अभिभावक के रूप में लोगों के सामने में आते हैं, चाहे वो आज भी उन्होंने राम मनोहर लोहिया में जाकर जिस तरीके से दिखाया और पैरामेडिकल स्टाफ से बात की और वहां के डॉक्टरों के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपना गेस्चर दिखाया, इससे निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ता है। और अभिभावक की जो एक प्रधान सेवक की भूमिका प्रधानमंत्री ने अभिभावक के तौर पर दिखाई है, वो आज झलक देखने को मिली और देश ने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ के टीकाकरण का आंकड़ा तय किया है। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।